नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक को लेकर अपडेट आया है। शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। मौजूदा हालात और वैक्सीनेशन की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसमें कई मंत्री शामिल होंगे। चर्चा इस बात पर की जाएगी कि मौजूदा हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं, वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो कितनी पूरी हैं और उसे कैसे गति दी जा सकती है। तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है। डॉक्टर हर्षवर्धन और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? आपको बता दो कि कोरोना महामारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसका अध्यक्षता वो खुद करेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत और मंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि अभी तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार कितनी मुस्तैद है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से देश के कई जगहों पे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली और रेलवे मंत्रालय ने एक अपनी पहल ली, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बात की भी जानकारी ली जाएगी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है और आगे किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाए। दूसरी बात बता दूं कि आज 4 बजे से ही वैक्सीनेशन, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने वाली है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को किस तरीके से और मजबूत, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री जरूर डॉक्टर हर्षवर्धन से जानना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 हफ्ते का शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। देहरादून में कर्फ्यू के दूसरे दिन भी असर केवल दुकानों और बाजारों पर ही देखने को मिला। आज भी शहर में लोग बेवजह घूमते हुए नजर आए। पुलिस का चालान करने की जो कार्रवाई है वो भी लगातार चल रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। आने वाले समय में लापरवाही कहीं बड़ी चिंता का सबब न बन जाए, ये फिलहाल हमारे सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कोरोना महामारी में लगे कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं, मैं देहरादून के घंटाघर पर अभी खड़ा हूं। आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहां पे लग चुकी हैं, क्योंकि लोग आज भी घूमने से परहेज नहीं कर रहे हैं। भले ही प्रशासन ने बिल्कुल सख्त निर्देश किए हैं कि कर्फ्यू होगा, कर्फ्यू में किसी को भी अनुमति नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आज भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लाइनें लग गई हैं। हमारे साथ नेगी जी है, जो कोतवाल साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। नेगी जी, किस तरीके की दिक्कतें आ रही, क्योंकि लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, लग रहा है यही? हाँ, मोस्टली लोगों को ये है कि जरूरी काम है तो गाड़ी लेके चल दिए हॉस्पिटल जान, जबकि नियम ये है कि बिना पास के, कोई भी बिना पास के, जब वैन है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, प्राइवेट वाहन, निजी वाहन सारे बंद हैं। लेकिन लोगों को अंदर अभी ये जागरूकता नहीं। पहले थोड़ा ये था कि लोग बिना सड़क पे बिना पास के नहीं जाते थे, चौकी थानों में जाते थे कि हमें पास दीजिए, जरूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है। अभी वो ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन सख्ती करेंगे तो फिर हो सकता है काम। किस तरीके के अगर बहाने भी बता रहे हैं लोग, बहाने भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मरीज भर्ती है उसे देखने जा रहे हैं, बिल्कुल सीरियस कंडीशन है, इस तरह के हैं। लेकिन हम लोग जो RT-PCR कराने जा रहा है, टीका लगवाने जा रहा है, उसको जाने दे रहे हैं। जो एयरपोर्ट जा रहा है, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन जा रहा है या ड्यूटी पे जा रहा है, जिसको उनको जाने दिए जा रहे हैं। उनके पास क्या टिकट वगैरह आप चेक कर रहे हैं? हाँ, उनके टिकट होते हैं। एयरपोर्ट जा रहा है तो उसका टिकट, एयर टिकट होंगे, उससे कर। जो नहीं माने तो उसके कार्रवाई, उनके चालान हो रहे हैं, उनके कानून के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई को वापस करा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना महामारी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अभी भी जागरूक नहीं है। इस महामारी से लड़ना है तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन को लेकर करीब 10 नंबर जारी किए हैं। दावा किया गया है कि ये ऑक्सीजन की किल्लत या फिर ज़रूरत होने पर इन नंबर्स पर फ़ोन करें, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी नंबर लगता नहीं है। कुछ नंबर गलत हैं तो कुछ फ़ोन उठते ही नहीं हैं,
कुछ नॉट रीचेबल आते हैं। ऐसे में लोगों को इन नंबरों से ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनका कीमती वक्त ज़रूर बर्बाद हो रहा है। देहरादून जिला प्रशासन का ये दावा है कि शहर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने लोगों के आम जनता के लिए एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें करीब 10 नंबर जो यहाँ पे सप्लायर हैं, यहाँ के यानी कि ऑक्सीजन गैस सप्लायर हैं, उनकी एक लिस्ट भी जारी की है। ये वो लिस्ट है जो मेरे हाथों में है और इसमें इन लोगों का नंबर तक प्रशासन ने जारी किया है। लेकिन अब हम इस लिस्ट की सही हकीकत जानने के लिए देखते हैं कि क्या है ये लिस्ट या क्या ये लोग हैं या नहीं, क्योंकि ये सूचना जो हमें मिली है कि ये जो लिस्ट है इसमें कई नंबर ऐसे हैं जो कि बंद हैं या देहरादून के नहीं हैं, देहरादून से बाहर के लोग हैं। एक बार हम भी ट्राई करते हैं। पहला नंबर हमने लिया इस लिस्ट में अंबिका गैस सप्लायर 9219504642। ये अंबिका गैस सप्लायर का हमने नंबर डायल किया। देखते हैं, ये देखिए नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ, यानी कि पहला ही नंबर जो प्रशासन द्वारा जारी किया गया है ये स्विच ऑफ है। अब हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर है राजीव गैस सप्लायर 9719108235। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। चलिए, ये नंबर मिला तो है, लेकिन आखिर नंबर किसका है इसके अभी हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नंबर अभी व्यस्त है। ये देखिए, ये एक नंबर दिया है मॉडर्न गैस सर्विस का, ये नंबर सेवा में ही नहीं है। यानी कि जो भी हमने अभी तक नंबर मिलाए, करीब 10 नंबरों की ये सूची जो प्रशासन द्वारा जारी की गई है, इस सूची में हमने करीब 6 से 7 नंबरों पे ट्राई किया कि हम इनसे ऑक्सीजन खरीद लें या ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेकिन किसी भी सप्लायर से हमारी बात नहीं हुई, जिसका बड़ा कारण है क्योंकि या तो ये नंबर फर्जी हैं और ज़्यादा नंबर बंद मिले हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं आज से 3 मई तक हरिद्वार जिले में कोरोना कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, लेकिन आवश्यक चीज़ों की दुकानें फिलहाल खुली रहेंगी। वहीं कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेवजह ही बाजार में घूमते हुए नजर आए। कोरोना को लेकर आज हरिद्वार जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो कि 3 मई तक रहेगा। मैं इस समय खड़ा हूँ सिविल लाइन बाज़ार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाज़ार बंद है यहाँ पर, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ पे खुली रहेगी, जैसे सब्जी है, मेडिकल है, पेट्रोल पंप है और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकानें यहाँ पे खुली रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना है लगातार बढ़ रहा है बाज़ार में, कई लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब के बेवजह से घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि बाज़ार भले ही बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही फिर भी यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना को रोकने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। कर्फ्यू लगा दिया गया हरिद्वार जिले में भी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। मनोज जयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण मामलों के चलते जहां मैदानी क्षेत्रों के अस्पताल मरीजों से फुल हो चुके हैं, तो वहीं अब जगह नहीं मिलने से निराश मरीज पहाड़ का रुख कर रहे हैं और कई राज्यों से आए कोरोना मरीज श्रीनगर गढ़वाल के बेस अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिससे यहां 30 बेड का आईसीयू पूरी तरीके से फुल हो चुका है। यहां भर्ती मरीजों में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत दूसरे राज्यों के मरीज भी शामिल हैं। दिल्ली से भी पेशेंट आए, गाजियाबाद से भी आए, कल पानीपत से भी आया था। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि अब हम ऑक्सीजन बेड के लिए तो बोल रहे हैं मरीजों से, बाकी हम आईसीयू के लिए, क्योंकि आईसीयू बेड हमारे फुल हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बेड हमारे पास में खाली हैं। अब हमारे पास 80 वेंटिलेटर और उपलब्ध हैं और जो हमने सारे के सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। एक्चुअली पहले हम लोग 30 बेड का आईसीयू रन कर रहे थे और वो आज की डेट में फुल हो चुके हैं। अल्मोड़ा में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 800 से अधिक कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं। 33 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। डीएम का कहना है कि सभी तहसीलों में अब कोरोना कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं।
इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं तहसील स्तर पे कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं और उनका समन्वय जिला स्तर पे स्थापित कंट्रोल रूम से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को हम पूरी शुरू कराने की पूर्ण कवायद कराई जा रही है। सीडीओ साहब द्वारा वहाँ पे जो भी आईसीयू को बनाने के वो कमियाँ हैं उनको हम लोग पूरा कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का पूरा ऑर्डर दे दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पूरा देश मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पौड़ी के कोटद्वार बेस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सारा सामान कोटद्वार पहुंच चुका है। प्लांट की शुरुआत होने से कोटद्वार बेस अस्पताल में 100 बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में इस समय 450 से अधिक कोरोना संक्रमितों के मामले हैं। वहीं डीएम का कहना है कि जिले के कोरोना अस्पताल में 120 बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई से जोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है। जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध हैं और लगातार कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं में सुधार किए जा रहे हैं। जनपद में इस वक्त पे लगभग 450 एक्टिव केस हैं, जिसमें से अधिकतम नॉन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से लेकर वर्तमान तक, जब से कोरोना पिछले वर्ष से शुरू हुआ है, तब से 16 मृत्यु जनपद में हो चुकी हैं और इसमें आगे के लिए लगातार जो है व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोरोना ने अपना रूप बदला तो लोगों ने भी इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई का अपना तरीका बदल लिया है। कोरोना की फर्स्ट वेव में लोगों ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाना बांटा, लेकिन दूसरी लहर में वायरस और घातक होकर लौटा तो हेल्पिंग हैंड ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड पैंडेमिक के खिलाफ सोशल मीडिया भी एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया। वायरस के ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण अब फिजिकली हेल्प के बजाय लोग सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे ही कुछ लोगों तक पहुंचा है। ये है इंजीनियरिंग की स्टूडेंट इशिता थपलियाल और जर्नलिज्म की स्टूडेंट आकांक्षा बहुगुणा। सुबह से लेकर रात 2 बजे तक ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। फिर चाहे किसी को प्लाज्मा डोनर की जरूरत हो, कहीं ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, दवाइयों की जरूरत हो, ये टीम उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती है और कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड सामने जरूर आता है। किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के पास आ रही हैं? प्लाज्मा के लिए आ रही है, लोगों को प्लाज्मा की, जिनको प्लाज्मा चाहिए वो प्लाज्मा के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए पूछने के लिए कर रहे हैं, जिनको खाने की या सर्विसेज चाहिए घर पे उसके लिए फ़ोन कर रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए कॉल कर रहे हैं और सारी मेडिसिन ड्रग्स के लिए कॉल कर रहे हैं। ये टीम सिर्फ लोगों की जरूरत को शेयर नहीं करती, बल्कि आपकी प्रॉब्लम और डोनर की सत्यता भी जांचती है और कंफर्म होने के बाद ही इसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सोशल प्लेटफॉर्म पर ये टीम अभी तक हजारों लोगों को मदद पहुंचा चुकी है। जो भी लीड्स आती है मैं ट्विटर पर पोस्ट कर देती हूँ। कुछ भी ऐसा गलत नहीं है शायद मेरे हिसाब से उसमें, मतलब जो मैं वेरीफाई कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम है जो हम एक ग्रुप है पूरा, हम लीड्स डालते हैं उसमें, वेरीफाई करते हैं और फिर लोगों को भेज देते हैं जिनको जो रिक्वायरमेंट हो। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, इशिता और आकांक्षा के साथ इस सोशल प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई यूथ जुड़े हैं और यही वो उम्मीद है जो हमें भरोसा दिलाती है कि कुछ भी हो, एक दिन कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने लापरवाह लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एनसीसी कैडेट्स की मदद भी ली है। ऐसे में बाजारों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों को कैडेट्स न केवल जागरूक कर रहे हैं, बल्कि इस दौरान कैडेट्स बिना मास्क घूमते लोगों को मास्क भी दे रहे हैं। और हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ये जागरूकता के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो महामारी आई है कितनी बड़ी महामारी है और हमारे द्वारा हमारे परिवारों तक ना पहुंचे। इसलिए हम लोगों को मार्केट से ही जागरूकता दे रहे हैं ताकि वो घर जाके भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बता सके। अवेयरनेस ड्यूटी भी लगाई हुआ है कोरोना अवेयरनेस वाले में,
तो उन लोगों ने अभी उनके डिफरेंट ड्यूटी पॉइंट्स हमने दे रखे हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट्स में उनको ड्यूटी नहीं लगाया। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भले ही सख्ती बरत रहा हो, लेकिन खटीमा से तस्वीर जो सामने आई है वो बता रही है कि रात का कर्फ्यू खत्म होने के साथ ही सुबह यहाँ पर लोग बेपरवाह होकर घूमते हुए नजर आते हैं। मुख्य बाजार के साथ सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ तो कम से कम यही तस्दीक कर रही है, कोरोना की दूसरी लहर भी लापरवाह लोगों की वजह से खतरा बढ़ाती जा रही है। जी, ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, उससे संक्रमण और अधिक फैलने के आसार मुझे तो साफ साफ दिख रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत हर तरह की लापरवाही कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं प्रशासन इस पर सख्ती से अंकुश लगाए और कम से कम जो लोग सामान बेच रहे हैं कम से कम वो तो मास्क का उपयोग करें। कोरोना की मार सबसे अधिक होटल लाइन में काम करने वाले युवाओं पर पड़ी है और अब घर लौटने के बाद अपना काम शुरू करने पर उन्हें कोविड कर्फ्यू की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद के होटल में काम करने वाले नई टिहरी के 3 युवक पिछले साल मई में घर लौट आए और कैफे खोल लिया, लेकिन अब फिर से कोरोना के चलते हुए कोविड कर्फ्यू से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोविड संक्रमण की इस दूसरी लहर में टिहरी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कोविड संक्रमित मरीजों पर भारी पड़ रही है। नई टिहरी जिला अस्पताल में पिछले साल 2 करोड़ 74 लाख की लागत से बना आईसीयू अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे कोविड संक्रमित गंभीर मरीजों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले में डीएम का कहना है कि शासन को बता दिया गया है और स्टाफ आने पर जल्द ही आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जो तथ्य संज्ञान में आया है कि डीएचओ की पीपीपी मोड पे है, तो एक एमओयू वहां पर साइन हुआ था उनका स्वास्थ्य विभाग से। अब वो एमओयू रिवाइज होना है, तो इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं कि हमने भी वहां बात की है शासन में कि एमओयू रिवाइज हो जाएगा तो फिर वो एडिशनल डॉक्टर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर पाएंगे और आईसीयू स्टार्ट हो जाएगा। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर दुगड्डा पुलिस और एसओजी की टीम ने 84 किलो गांजे की तस्करी कर रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों में एक महिला भी शामिल है, जो नैनी डांडा इलाके से गांजा इकट्ठा कर यूपी के मुरादाबाद लेकर जा रही थी। तस्कर महंगी गाड़ी में गांजे की बोरियों को छिपाकर तस्करी की फिराक में थे। गांजा बरामद किया गया और 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें एक विकास है, एक सुमन देवी महिला है, एक ओमवीर है और एक बिट्टू है। तो 4 लोग ये हैं। इनसे टोटल 84 किलो करीब गांजा इनसे बरामद हुआ है। और टेरी में थत्यूर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि भाल गांव निवासी 54 साल के रामलाल 26 अप्रैल को सिंजल गांव में अपने साथियों के साथ शादी में गया था और 27 अप्रैल को सड़क किनारे नाले से उसका शव बरामद किया गया। पता चलेगा ऐसे? जिस उस पे पड़ा हुआ था वो मुँह नीचे था, चोट पीछे लगी है, तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं मर्डर का पूरी चोट पता बता रही है सर। अगर उसको मुँह नीचे पड़ा होगा तो मुँह पे चोट लगती है, पीछे कैसे लग गई? ये देखने वाली बात है वो तो। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।